हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू स्टडी हब। तो आज हम अपनी थर्ड क्लास शुरू करने जा रहे हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हम HPJOA IT की तैयारी कर रहे हैं, तो आज इसकी तीसरी क्लास है। तो इसमें हम क्या इसमें हम आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर हम इसमें डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड MCQs भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जी। स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर। तो स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर से हमारा क्या मतलब है कि कंप्यूटर किस तरह से, इसका डिज़ाइन क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें, कौन सा हार्डवेयर, कौन से सॉफ्टवेयर्स और कैसे कैसी चीज़ें, मेमोरी कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो जैसे कि आप डायग्राम देख रहे हैं, तो इसमें क्या दिख रहा है आपको कि एक इनपुट यूनिट है, एक CPU है, एक आउटपुट यूनिट है, सेकेंडरी स्टोरेज है, प्राइमरी स्टोरेज यूनिट है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है और कंट्रोल यूनिट है। ठीक है। अब और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो फर्स्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर था वो इंट्रोड्यूस हुआ था 1970 में। ठीक है, 1970 में वो इंट्रोड्यूस हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। अब जैसे कि आपको डायग्राम में दिया है, एक साइड सबसे पहले इनपुट यूनिट जो होती है वो क्या करती है, जैसे जो यूज़र ने डाटा दिया उसको एक्सेप्ट करती है, फिर वो डाटा कहाँ जाता है, CPU में जाता है, फिर CPU में उस डाटा को प्रोसेस होता है वो डाटा, और फिर वो आउटपुट यूनिट में चला जाता है। चलिए, तो अब इन सभी कंपोनेंट्स के बारे में हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले इनपुट यूनिट के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं जी। इनपुट यूनिट। The input unit of computer system is used for feeding data and instructions to computer. For example, keyboard, mouse, etc. तो इनपुट यूनिट क्या होती है हमारे पास, यहाँ पे आपके पास डायग्राम भी गिवन है। तो इनपुट यूनिट क्या होती है हमारे पास, जो यूज़ होती है डाटा को फीड करने के लिए, डाटा और इंस्ट्रक्शन को फीड करने के लिए कंप्यूटर में। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारे पास इनपुट यूनिट है। ठीक है, तो जो भी डाटा होगा, डाटा कौन देगा, यूज़र देगा। और ठीक है, उसको डाटा को हम डालेंगे इनपुट यूनिट में। फिर इनपुट यूनिट क्या करेगा, वो जो डाटा होगा वो होगा हाई लेवल लैंग्वेज में। हमने पहले भी बात की थी हाई लेवल लैंग्वेज की। हाई लेवल लैंग्वेज वो होती है जो हमें समझ में आती है, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज होगी फॉर एग्जांपल। तो इंग्लिश लैंग्वेज जो है हमें समझ में आती है, हमने उसको इनपुट, जैसे ये जो है इनपुट यूनिट में जाएगी पहले ये डाटा, और फिर उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा लो लेवल लैंग्वेज में। मतलब जो लैंग्वेज कंप्यूटर को समझ में आती है, बाइनरी लैंग्वेज कंप्यूटर को समझ में आती है, जो किसमें होती है, 0 और 1 की फॉर्म में होती है बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, जो कोड होता है 0 और 1 की फॉर्म में होता है। तो ये फिर उसके बाद CPU में जाता है प्रोसेसिंग के लिए आगे। ठीक है, तो इससे हम क्या समझते हैं इनपुट यूनिट से, कि ये यूज़ होती है हमारी किस लिए, फीडिंग द डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर। ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि इनपुट यूनिट क्या कर रहा है, यहाँ पे डाटा और इंस्ट्रक्शंस को फीड कर रहा है, कहाँ पे, CPU पे फीड कर रहा है। ठीक है, सो अब हम इसकी फंक्शंस देख लेते हैं इनपुट यूनिट के। फर्स्ट फंक्शन क्या है, इट accepts the instructions and data in high level language from user. in high level language मतलब इंग्लिश, मतलब इंग्लिश में हम टाइप करते हैं ना, कुछ भी है हमारे पास डाटा है मान लो, उसको हम इंग्लिश में टाइप करते हैं। जैसे कि आपने इंग्लिश में ऐड किया, ऐड करके आपने डाला। ठीक है, ऐड, तो इसका क्या मतलब होता है कंप्यूटर में, कंप्यूटर लैंग्वेज में, कंप्यूटर क्या करेगा, इस ऐड को, ये जो डाटा है इसको कन्वर्ट करेगा 0 और 1 के कॉम्बिनेशंस पे। ठीक है, 0 1 कुछ भी इसके कॉम्बिनेशन में इसको पहले कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो सबसे पहली लाइन क्या है, इट एक्सेप्ट्स इंस्ट्रक्शन एंड डाटा इन इंग्लिश लैंग्वेज फ्रॉम द यूज़र। यूज़र से इसने एक्सेप्ट किया इनपुट यूनिट ने डाटा को। ठीक है, फिर क्या किया, इट कन्वर्ट्स द डाटा इन कंप्यूटर्स एक्सेप्टेबल फॉर्मेट। फिर इसने क्या किया, इस डाटा को, ये जो डाटा आया था इसको कन्वर्ट किया इनपुट यूनिट ने, डाटा किस फॉर्मेट में, लो लेवल लैंग्वेज में, मतलब कंप्यूटर की
समझने वाली लैंग्वेज में इनपुट यूनिट ने डाटा को कन्वर्ट किया, मतलब किस फॉर्म में किया, 0 और 1 की फॉर्म में किया इसको कन्वर्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इट सप्लाइज द कन्वर्टेड इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा टू द कंप्यूटर सिस्टम फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। यही मतलब है कि इसने क्या किया, डाटा को सेंड किया सीपीयू में, फिर सीपीयू क्या करेगा, आगे की प्रोसेसिंग करेगा, ठीक है, आप समझ रहे हैं। तो अब इसी की तरह हम आउटपुट डिवाइस करते हैं। सो आउटपुट डिवाइस में क्या है, दिस यूनिट सेंड्स द प्रोसेस्ड रिजल्ट्स टू यूजर, ठीक है। ये यूनिट क्या करती है, ये सेंड करती है, सेंड्स द प्रोसेस्ड रिजल्ट्स टू यूजर। ये है हमारे पास आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट क्या करेगी, जैसे सीपीयू में जब हमारे पास जो इनपुट यूनिट ने जो डाटा दिया था सीपीयू को, उसने क्या किया, सीपीयू ने उसको प्रोसेस किया और जो इन्फॉर्मेशन निकली वो सीपीयू की लैंग्वेज तो वही थी, लो लेवल लैंग्वेज, 0 और 1 की लैंग्वेज थी। फिर वो कहाँ गया, आउटपुट यूनिट में गया। आउटपुट यूनिट ने क्या किया, जो सीपीयू से इंफॉर्मेशन ली, जो रिज़ल्ट आया वो लिया और उसको कन्वर्ट कर दिया हाई लेवल लैंग्वेज में फिर से, ताकि वो क्या कर सके, यूज़र जो है उसको अंडरस्टैंड कर सके, ठीक है। तो इस लाइन का यही मतलब हुआ कि ये सेंड करता है प्रोसेस्ड रिजल्ट्स, मतलब ये इंफॉर्मेशन जो है, रिजल्ट्स जो है, इसको किसको प्रोसेस सेंड करता है, यूज़र को सेंड करता है, ठीक है। यहाँ पे यूज़र है, यूज़र को सेंड करता है। इट मेनली यूज टू डिस्प्ले द डिजायर्ड रिजल्ट्स टू यूज़र, ठीक है। इसका मेन काम ये होता है कि रिजल्ट, यूज़र को रिजल्ट्स प्रोवाइड करवाना आउटपुट यूनिट का। और साथ में क्या क्या करता है, इसके कुछ फंक्शंस हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है, इट एक्सेप्ट्स द रिजल्ट्स इन मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्यूटर। जैसे सीपीयू है, कंप्यूटर है, इसने क्या प्रोड्यूस किया, इंफॉर्मेशन और रिजल्ट, इसने प्रोड्यूस किया रिजल्ट, किस फॉर्मेट में किया, लो लेवल लैंग्वेज, और इसको हम क्या कह सकते हैं, मशीन लैंग्वेज, जो मशीन को समझ में आती है लैंग्वेज, 0 और 1 की लैंग्वेज। सीपीयू ने उसमें रिजल्ट दिया हमें 0 और 1 की लैंग्वेज में, और आउटपुट यूनिट जो थी उसने इस रिजल्ट को कन्वर्ट कर दिया हाई लेवल लैंग्वेज में, मतलब किसमें, इंग्लिश में, इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया, जो कि हमें समझ में आती है, यूज़र को समझ में आती है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन यही है, इट कन्वर्ट्स दीज कोडेड रिजल्ट्स टू द ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्म, ठीक है। इसमें कन्वर्ट कर दिया आउटपुट यूनिट ने लो लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया। देन इट सप्लाइज द कन्वर्टेड रिजल्ट्स टू द यूज़र। फिर उसके बाद ये जो कन्वर्टेड रिजल्ट्स थे हाई लेवल लैंग्वेज में, ये कहाँ, यूज़र को क्या कर दिए गए, सेंड कर दिए गए और सप्लाई कर दिए गए, ठीक है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं, अब हम चलेंगे सीपीयू की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट कौन सी है हमारे पास, सीपीयू। सीपीयू, तो सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज ऑफन कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का ब्रेन किसको कहते हैं हम, सीपीयू को बोलते हैं कंप्यूटर का ब्रेन। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है, कि ब्रेन किसको कहते हैं कंप्यूटर का, सीपीयू को। अब नेक्स्ट है, द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ सीपीयू आर फॉलोज, मतलब सीपीयू क्या क्या काम करता है। पहला काम करता है, सीपीयू परफॉर्म्स ऑल टाइप ऑफ द डाटा प्रोसेसिंग ऑपरेशंस अरिथमेटिक एंड लॉजिकल। सीपीयू क्या करता है, जितनी भी डाटा को जो प्रोसेस करते हैं हम, वो किस में करते हैं, सीपीयू में करते हैं। आपने जैसे मेन डायग्राम में देखा होगा, मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे कि हमने इसमें देखा था कि इनपुट यूनिट थी, इनपुट यूनिट के बारे में हमने पढ़ लिया कि ये क्या करती है, यूज़र से जो डाटा आता है उसको कन्वर्ट करती है
कंप्यूटर के समझने वाले लैंग्वेज में, मतलब मशीन लेवल लैंग्वेज में और लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करती है और सीपीयू को देती है आगे प्रोसेसिंग के लिए। अब ये जो सीपीयू है ये प्रोसेस करता है डाटा को, और उसके बाद क्या करता है, जो आउटपुट होती है उसको आउटपुट यूनिट में, और जो आउटपुट जो उसकी निकलती है सीपीयू से वो फिर लो लेवल लैंग्वेज में होती है, मशीन लैंग्वेज में होती है। आउटपुट यूनिट उसी मशीन लेवल लैंग्वेज में आए गए कोड को कन्वर्ट करता है यूज़र के समझने वाले लैंग्वेज में, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज में, और सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे मेन कर रहे हैं सीपीयू की वर्किंग के बारे में हम समझेंगे। ठीक है, तो फिर से यहाँ आ जाते हैं। तो सीपीयू में क्या होता है, जैसे कि आप भी यहाँ डायग्राम देख रहे हैं, सीपीयू में 3 मेन इसके सब कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट होता है कंट्रोल यूनिट, फिर अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, और फिर होता है प्राइमरी स्टोरेज यूनिट। तो जैसे कि हम यहाँ पे सबसे पहले बात कर रहे हैं फर्स्ट पॉइंट की, कि ये परफॉर्म करता है ऑपरेशंस, ऑल टाइप ऑफ डाटा प्रोसेसिंग ऑपरेशंस। ठीक है, जितने भी तरह की डाटा प्रोसेसिंग ऑपरेशंस होते हैं वो सीपीयू करता है। अरिथमेटिक एंड लॉजिकल, अब अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, पर आप इसको ध्यान में रखिएगा कि सीपीयू परफॉर्म करता है, जितनी भी प्रोसेसिंग होती है वो सीपीयू के अंदर ही होती है। नेक्स्ट है पॉइंट, इट स्टोर्स डाटा, और इसके क्या क्या काम होते हैं, ये डाटा को स्टोर करता है, कहाँ पे, प्राइमरी स्टोरेज यूनिट में करता है। इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को स्टोर करता है, वो भी यहाँ स्टोरेज यूनिट में स्टोर करता है, और इंस्ट्रक्शंस को और प्रोग्राम्स को भी स्टोर करता है प्राइमरी स्टोरेज यूनिट में। ठीक है, तो प्राइमरी स्टोरेज यूनिट तो हमारी स्टोरेज के लिए यूज़ में आ गई। फिर उसके बाद इट कंट्रोल्स द ऑपरेशंस ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, ये कंट्रोल करता है, कंट्रोल यूनिट क्या करती है, कंट्रोल करती है सभी ऑपरेशंस को कंप्यूटर के अंदर जो हो रहे हैं। और सीपीयू मेन क्या परफॉर्म करता है, अरिथमेटिक और लॉजिकल यूनिट जो है वो अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करती है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कंट्रोल यूनिट के बारे में। ठीक है, सो कंट्रोल यूनिट क्या होती है हमारे पास, और इसके मेन फंक्शंस क्या होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं डायग्राम में, ये कंट्रोल यूनिट है। ठीक है, इट obtains the instructions from the memory, interprets them and direct the operations of a computer। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो है हमारे पास कंट्रोल यूनिट, ये ऑब्टेन करती है इंस्ट्रक्शंस को लेती है मेमोरी से। ये देखिए प्राइमरी स्टोरेज है, ये प्राइमरी स्टोरेज से इसने, कंट्रोल यूनिट ने प्राइमरी स्टोरेज से इंस्ट्रक्शंस को लिया और उनको फिर इंटरप्रेट किया कंट्रोल यूनिट ने। ठीक है, एंड देन डायरेक्ट्स द ऑपरेशन टू दी, और देखा कि कंट्रोल यूनिट ने उनको ऑपरेशंस को लिया, इंस्ट्रक्शंस को लिया, ऑपरेट, और देखा, उनको इंटरप्रेट किया कि मेन काम क्या करना है। और जैसे कि अगर मान लीजिए कि उसे कोई कैलकुलेशंस करनी है तो वो कहाँ पे भेज दिया उसने, उस इंस्ट्रक्शंस को अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट में भेज दिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट कम्युनिकेट्स विद इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, और कंट्रोल यूनिट क्या करती है, इनपुट और आउटपुट यूनिट जो है इन दोनों के साथ भी कम्युनिकेट करती है। ठीक है, और इट डज नॉट प्रोसेस और स्टोर डाटा, बट ये क्या करती है कंट्रोल यूनिट, डाटा को ना तो प्रोसेस करती है और ना ही स्टोर करती है। डाटा को प्रोसेस करती है अरिथमेटिक और लॉजिकल यूनिट, और इसको स्टोर करती है प्राइमरी स्टोरेज यूनिट। ठीक है, ओके, तो मेन जो हमारे पास कंक्लूड होके आया, कंट्रोल यूनिट क्या होती है, जो कंट्रोल करती है सभी ऑपरेशंस को। ठीक है, मैनेजमेंट का काम करता है यहाँ पे कंट्रोल यूनिट सीपीयू के अंदर। अब हम नेक्स्ट देखेंगे अरिथमेटिक और लॉजिकल यूनिट के बारे में डिस्कस करते हैं। जी, अरिथमेटिक और लॉजिकल यूनिट, इसमें क्या है, अरिथमेटिक और लॉजिकल यूनिट ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, दो सेक्शंस हैं, एक अरिथमेटिक सेक्शन है और एक हमारे पास लॉजिकल सेक्शन है। ठीक है, अरिथमेटिक सेक्शन में क्या आएगा, इट परफॉर्म्स द अरिथमेटिक ऑपरेशंस। अब अरिथमेटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन
और डिवीज़न। ठीक है, अगर हमें जमा करना है, घटाव करना है, गुना करना है या भाग करना है तो अरिथमेटिक सेक्शन में वो सारी चीज़ें होंगी हमारे पास। कंप्यूटर का ये अरिथमेटिक सेक्शन जो है ये वो काम सारे करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है लॉजिकल सेक्शन। लॉजिकल सेक्शन क्या करेगा? ये परफॉर्म करेगा लॉजिकल ऑपरेशंस को। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेशन जैसे कि कंपेयर करना, सिलेक्ट करना, मैच करना या मर्ज करना। ठीक है, कंपेयर करना मतलब हमें फाइंड आउट करना है, मान लो ए बी से बड़ा है कि नहीं। मान लो ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू 6 है, तो क्या होगा? बी जो होगा ए से बड़ा होगा, मतलब हमने उसमें कंपेयर किया। ठीक है, तो ये लॉजिकल सेक्शन में सारे कंपैरिजंस होंगे, जैसे कि लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू और नॉट इक्वल्स टू। ठीक है, तो इस तरह के ऑपरेशंस होंगे लॉजिकल सेक्शन में। फिर उसके बाद सिलेक्शन का, मैचिंग का और मर्जिंग का, मतलब दो चीज़ों को इकट्ठा करने का। ठीक है, तो वो सारा जो होंगे हमारे पास प्रोसेस। ठीक है, हम लेते हैं कंपेयरिंग का। कंपेयरिंग जो होती है वो लॉजिकल सेक्शन में होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या रहता है हमारे पास? नेक्स्ट है हमारे पास स्टोरेज। तो आइए स्टोरेज देख लेते हैं। स्टोरेज यूनिट, जैसे कंप्यूटर के स्ट्रक्चर में हमने देखा था कि लास्ट में था प्राइमरी स्टोरेज यूनिट। ये देखिए यहाँ पे प्राइमरी स्टोरेज यूनिट। अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसके बारे में। और एक और स्टोरेज यूनिट है जो कि कौन सी है? सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट। ये कैसी है? एक्सटर्नल होती है ये स्टोरेज यूनिट, और ये इंटरनल है। जो सीपीयू के अंदर है वो प्राइमरी स्टोरेज होती है, जो सीपीयू के बाहर है वो सेकेंडरी स्टोरेज होती है। अब हम प्राइमरी स्टोरेज के बारे में डिस्कस करेंगे। प्राइमरी स्टोरेज यहाँ पे भी बताया, प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज क्या होती है? मेन स्टोरेज ऑफ द कंप्यूटर। जो मेन स्टोरेज होती है, ये मेन मेमोरी जिसको बोलते हैं हम। ठीक है, मेन मेमोरी भी बोल सकते हैं। मेमोरी स्टोरेज होता है कंप्यूटर का, उसको हम प्राइमरी स्टोरेज बोलते हैं। और जो प्राइमरी मेमोरी होती है कैन बी वोलेटाइल। ये जो वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, प्राइमरी हमारे पास क्या होता है? जो प्राइमरी मेमोरी होती है वोलेटाइल होती है। वोलेटाइल का मतलब टेम्परेरी स्टोरेज मतलब। और प्राइमरी मेमोरी दो तरह से होती है, वोलेटाइल भी होती है, नॉन वोलेटाइल भी होती है। वोलेटाइल मतलब टेम्परेरी स्टोरेज और नॉन वोलेटाइल मतलब परमानेंट स्टोरेज। अब जैसे कि हमारे पास, मान लो कि आप कंप्यूटर में कुछ काम कर रहे हो और लाइट चली जाती है। ठीक है, या लाइट चली जाती है तो क्या होगा? हमारे पास जो भी हमारा डाटा होता है वो डिलीट हो जाता है, अगर हमारे पास वोलेटाइल मेमोरी है तो। अगर नॉन वोलेटाइल है, ठीक है, अगर नॉन वोलेटाइल है तो वो क्या होता है? परमानेंट स्टोरेज होता है, वो डिलीट नहीं होता लाइट जब स्विच ऑफ होती है तब उसके बाद। ठीक है, अब वोलेटाइल के एग्जांपल्स देख लेते हैं। प्राइमरी स्टोरेज में वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल दोनों होते हैं। ठीक है, वोलेटाइल में क्या आता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी और रैम भी बोलते हैं जिसको। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि रैम कौन सी स्टोरेज है? वोलेटाइल स्टोरेज है रैम हमारे पास। और नॉन वोलेटाइल कौन सी होती है? रोम। ठीक है, रोम कौन सी है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, रीड ओनली मेमोरी। अब वोलेटाइल का क्या मतलब है? जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि ये टेम्परेरी स्टोरेज होता है। ठीक है, अगर एक बार लाइट चली गई तो वो डाटा फिर से हम रिट्राइव नहीं कर सकते। और नॉन वोलेटाइल वो होता है जिसमें डाटा जो होता है परमानेंटली स्टोर होता है। ठीक है, जैसे कि रोम में होता है। अब नेक्स्ट है सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज होता है एक्सटर्नल स्टोरेज, जो कि सीपीयू से बाहर का स्टोरेज होता है। और ये क्या होता है? इसको हम ऑक्सिलरी स्टोरेज भी बोलते हैं। ठीक है, और ये तो परमानेंट जो होता है ये नॉन वोलेटाइल होता है और परमानेंट स्टोरेज होता है हमारे पास। ठीक है, और इसके एग्जांपल्स हैं जैसे फ्लैश ड्राइव्स, मतलब फ्लैश ड्राइव्स मीन्स पेन ड्राइव्स। ठीक है, पेन ड्राइव्स को हम फ्लैश ड्राइव्स भी बोलते हैं।
हार्ड डिस्क ड्राइव्स हो गया, मैग्नेटिक टेप्स हो गया, मैग्नेटिक डिस्क हो गया, ये सारे एग्जाम्पल हैं सेकेंडरी स्टोरेज के और एक्सटर्नल स्टोरेज के। और इसमें मेन जो पॉइंट है वो याद रखने वाला है कि सेकेंडरी स्टोरेज जो होता है वो नॉन वोलेटाइल होता है, और जो प्राइमरी स्टोरेज होता है वो वोलेटाइल भी होता है और नॉन वोलेटाइल भी होता है। और प्राइमरी स्टोरेज में वोलेटाइल होता है रैम और नॉन वोलेटाइल होता है रोम, क्योंकि जो रोम होता है उसमें परमानेंट स्टोरेज होता है, उसको डिलीट नहीं किया जा सकता। जैसे रोम में अगर हम देखें तो रोम में क्या स्टोर होता है, एक्चुअल में रोम में जो बूट जो जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो जो उसकी जो कमांड्स होती हैं वो सारी रोम में होती हैं स्टोर, जो कि परमानेंट स्टोरेज है और इससे इसको डिलीट भी करना थोड़ा मुश्किल है। और जो रैम होती है वो क्या होती है, वो होती है वोलेटाइल, ठीक है, मतलब उससे डाटा जो होता है इरेज हो जाता है इजीली, और ये टेम्परेरी स्टोरेज भी होता है। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अब रैम के भी आगे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, रोम के भी अलग पार्ट्स होते हैं, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब आइए अब हम देखते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल की बात कर लेते हैं, ठीक है। इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होती है हमारे पास, इट रिप्रेजेंट्स द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट टेक्स प्लेस एज एन इंस्ट्रक्शन इज रीड फ्रॉम द मेमोरी एंड एग्जीक्यूटेड, ठीक है। इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होती है हमारे पास, इस तरह का सीक्वेंस होता है इवेंट्स का जो रीड करता है मेमोरी से और उसको एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। और इसके कुछ स्टेप्स हैं, आपको बस इंस्ट्रक्शन साइकिल में 4 स्टेप्स याद रखने हैं। फर्स्ट है फैचिंग, फिर डिकोडिंग, फिर एग्जीक्यूटिंग और फिर स्टोरिंग। फैचिंग में क्या होता है, जैसे यहाँ पे डायग्राम भी दिया गया है, फैचिंग से शुरू होता है। फैचिंग द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी, सबसे पहले फैचिंग वाला जो हमारे पास स्टेप है ये क्या करेगा, ये स्टोरेज है हमारे पास, स्टोरेज से क्या करेगा ये, जैसे कि ये स्टोरेज है, ये स्टोरेज से इंस्ट्रक्शंस को लेगा और कहाँ पे डाल देगा, फैच कर लेगा, ठीक है, स्टोरेज से इंस्ट्रक्शंस को फैच कर लेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है डिकोडिंग, डिकोड द इंस्ट्रक्शंस फॉर ऑपरेशंस। एक बार इसने फैच कर लिया इंस्ट्रक्शंस को, फिर इसको डिकोड करेंगे, ठीक है, फैच करने के बाद डिकोड होगा। और फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है एग्जीक्यूट, ठीक है। डिकोड की आप समझ रहे हैं क्या करता है, फैच करता है इंस्ट्रक्शन को, डिकोड मतलब उसको हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल पे कन्वर्ट करता है, ठीक है, वही प्रोसेस है पूरा। फिर उसके बाद एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। एग्जीक्यूट कौन करता है, आपको पता है सीपीयू करता है, ठीक है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट जो एग्जीक्यूट करेगी। फिर उसके बाद रिजल्ट कहाँ पे स्टोर हो जाता है, फिर से प्राइमरी स्टोरेज पे स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्शन साइकिल जो है ये इसी तरह से चलती रहती है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इंस्ट्रक्शन साइकिल्स के स्टेप्स क्या क्या है, और इसको आपने ऑर्डर में लिखना है। जैसे फर्स्ट स्टेप फैच है, फिर सेकंड डिकोडिंग है, थर्ड एग्जीक्यूट है एंड फोर्थ स्टोरिंग है। बस इसमें यही याद रखना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे एक नोट दिया है सिस्टम यूनिट का, ठीक है। तो सिस्टम यूनिट इज द मेटल और प्लास्टिक केस दैट होल्ड्स द ऑल फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे हमने पढ़ा कि सीपीयू है ना, जैसे कि यहाँ पे देख लेते हैं हम इसका ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं। जैसे ये सीपीयू है, ठीक है, तो हमने सिस्टम यूनिट क्या होती है, ये सिस्टम यूनिट होती है, मतलब ये क्या है, एक प्लास्टिक का डिब्बा है सीपीयू, ठीक है। जैसे आप देखते भी हो कंप्यूटर में भी, तो एक जैसे जो हमारे पास सीपीयू होता है उसके बाहर से एक प्लास्टिक का डिब्बा होता है, मेटल का डिब्बा हो सकता है, उसके अंदर क्या होता है, एक मदरबोर्ड होता है, ठीक है, एक मदरबोर्ड होता है। उस मदरबोर्ड पे सब कुछ लगा होता है, जैसे कंट्रोल यूनिट भी होती है, उसमें लॉजिकल यूनिट भी होती है, स्टोरेज के लिए रैम रोम चिप्स होती हैं, बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स होते हैं, फिर वो फैंस रहते हैं, फिर सप्लाई पावर सप्लाई के लिए रहते हैं, सब कुछ रहता है। तो वो और जो इस सब को कवर जो करता है वो क्या करता है, एक आर्किटेक्चर करता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सिस्टम यूनिट, ठीक है, सिस्टम यूनिट बोलते हैं हम इस चीज़ को, ठीक है। ये जो इधर बाउंड्री है, मतलब बाउंड्री का मतलब है कि ये किसी प्लास्टिक से बना हो सकता है,
ठीक है, किसी मेटल से बना हो सकता है। ठीक है, ये डब्बा जो होता है खाली, इसको बोलते हैं हम सिस्टम यूनिट। ठीक है, तो आपको समझना है कि जो सीपीयू जो हमें दिखाई देता है वो मेन सीपीयू वो वर्किंग नहीं करता, जो अंदर उसके अंदर जो मदरबोर्ड होता है उसके ऊपर जितना भी होता है उसके ऊपर ही सब कुछ मैनेज किया होता है, तो वो होती है सिस्टम यूनिट। समझ गए? अब नेक्स्ट हम इसके एमसीक्यूज करते हैं। सो फर्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, द बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द कंप्यूटर इज। बेसिक फंक्शन और फंक्शन जो कंप्यूटर द्वारा किए जाते हैं वो कौन कौन से हैं आपको देखना है इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है डाटा प्रोसेसिंग। करते हैं डाटा प्रोसेसिंग कंप्यूटर में? हाँ जी करते हैं। कौन करता है? सीपीयू करता है। अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट करती है डाटा प्रोसेसिंग। फिर डाटा स्टोरेज होता है कंप्यूटर में? हाँ होता है, प्राइमरी स्टोरेज यूनिट करती है। नेक्स्ट है डाटा मूवमेंट। होता है डाटा मूवमेंट का, डाटा का मूवमेंट मतलब कंट्रोल यूनिट पहले मेमोरी से गया कंट्रोल यूनिट पे, फिर कंट्रोल यूनिट ने पूरा चेक किया कि इसको क्या काम करना है, फिर उसने भेज दिया अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट में। तो हाँ डाटा मूवमेंट भी होता है। ठीक है, ये तीनों होते हैं। अब फोर्थ देख लेते हैं, डाटा कंट्रोल। हाँ कंट्रोल यूनिट डाटा को कंट्रोल करता है। दैट मीन्स इसका सही आंसर क्या होगा हमारे पास? ऑल ऑफ अबव। ठीक है, ये सब भी काम करते हैं। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म्स द बैकबोन फॉर बिल्डिंग सक्सेसफुल कंप्यूटर सिस्टम। वो कौन सी चीज़ है, कौन सी फॉर्म है जो सक्सेसफुल कंप्यूटर को बनाने में की बैकबोन होती है? ठीक है, सक्सेसफुल कंप्यूटर की रीढ़ की हड्डी होती है। तो फर्स्ट है कंप्यूटर आर्किटेक्चर, कंप्यूटर मॉडल, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस एंड नन ऑफ अबव। तो ये कौन सा है इसका मेन? इसका है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर है मतलब आर्किटेक्चर्स में आपने पढ़ा ही होगा, सिंपल सा है। जैसे इन्होंने लिखा हुआ है बिल्डिंग, तो बिल्डिंग वगैरह कौन बनाते हैं? आर्किटेक्चर बनाते हैं। तो उसी तरह से कंप्यूटर बनाना है तो कंप्यूटर को कौन बनाएगा? कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो है वो कंप्यूटर को बनाएगा। ठीक है, तो इसका सही से आंसर हो गया 1। अगले आपको ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट है द फर्स्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन। कब इंट्रोड्यूस हुआ है, किस इसमें हुआ था? 1970, 1968, 1971, 1973। तो हमने पढ़ा था कि 1970 में जो है वो फर्स्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर को इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, ओके अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन कि विच सर्किट बोर्ड is used in all electronic systems such as computer, calculator, digital system। कौन सा सर्किट, जो सर्किट बोर्ड है जो यूज़ होता है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और को जो भी है उसको करने के लिए। ठीक है, सभी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में कंप्यूटर, कैलकुलेटर, डिजिटल में कौन सा सर्किट बोर्ड यूज़ होता है? तो कहाँ पे यूज़ होता है सर्किट बोर्ड? आर्किटेक्चर में होता है यूज़। ठीक है, प्रिंटर पे तो नहीं होता, वैल्यू ये ऑप्शंस तो हैं ही नहीं। ठीक है, आर्किटेक्चर पे क्यों लिखा गया है ये कि जो भी है, जो भी ये जैसे मान लीजिए ये सीपीयू है, कंप्यूटर की ही बात कर ले तो सीपीयू क्या है? ये जो है ये एक डिब्बा है। ठीक है, ये एक कंटेनर है सीपीयू। ठीक है, जो सीपीयू है कंटेनर है और इसके अंदर क्या है? एक मदरबोर्ड है। ठीक है, मेन जो काम है वो कौन करता है? मदरबोर्ड करता है। इसमें चिप लगी होती हैं, फैंस लगे होते हैं, पावर सप्लाई के लिए लगा होता है, मेमोरी के लिए चिप्स लगी होती हैं। ठीक है, तो मेन जो काम है वो मदरबोर्ड करता है। तो वो क्या है? एक सर्किट बोर्ड भी बोलते हैं उसको, मदरबोर्ड को हम सर्किट बोर्ड भी बोलते हैं। ठीक है, तो वो कहाँ पे होता है? ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर में इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया आर्किटेक्चर। नेक्स्ट है सिस्टम यूनिट। फिर इसके सिस्टम यूनिट फिर लिखा है कोऑर्डिनेट्स द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। इट इज़ द कंटेनर दैट हाउसेस द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। इट इज़ कम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर्स। इट कंट्रोल्स एंड मैनिपुलेट्स द डाटा। तो ये सिस्टम यूनिट के बारे में अभी हमने पढ़ा था कि ये क्या होता है? एक कंटेनर होता है दैट हाउसेस द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। देखा, ये यही
ये जो है CPU जो था मैंने बताया था आपको, ये क्या होता है, एक सिस्टम यूनिट होती है, कंटेनर होता है, जो जितने भी हमारे पास जो मेन जो वर्किंग होती है, मदरबोर्ड होता है इसके अंदर, इसमें सारी चिप्स सब कुछ लगा होता है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लगे होते हैं। सो ये इसको होल्ड करता है सिस्टम यूनिट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, सेकेंड। इट इज़ द कंटेनर दैट हाउसेज द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। ये कंटेनर होता है जिसमें सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग इज द मेटल और प्लास्टिक केस दैट होल्ड्स द ऑल फिजिकल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के सभी फिजिकल पार्ट्स को ऐसी कौन सी चीज़ है वो होल्ड करके रखती है, जिसके अंदर सारे फिजिकल पार्ट होते हैं कंप्यूटर के। तो वो कौन सी यूनिट होती है, अभी हमने इसके बारे में भी डिस्कस किया, तो वो होती है सिस्टम यूनिट। तो सिस्टम यूनिट उसका आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 7th क्वेश्चन है, द कंपोनेंट्स दैट प्रोसेस डाटा आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। वो कौन सा कंपोनेंट है जो प्रोसेस करता है, डाटा को प्रोसेस करता है, ठीक है। मेन यही है हमारे पास, कौन सा कंपोनेंट करता है, इनपुट डिवाइस करता है डाटा को प्रोसेस, नो। इनपुट डिवाइस क्या करता है हमारे पास, जो यूज़र के जो डाटा होता है उसको कन्वर्ट करता है कंप्यूटर के समझने वाली लैंग्वेज में, लो लेवल हाई लेवल लैंग्वेज डाटा को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। आउटपुट डिवाइस ये सेम करता है, ये हाई लेवल लैंग्वेज, जो लो लेवल लैंग्वेज होती है, जो कंप्यूटर CPU से जो रिज़ल्ट आता है बाहर, उसको कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज में, जो कि यूज़र के अंडरस्टैंडेबल होती है, ठीक है। तो ये दोनों प्रोसेस नहीं करते हैं डाटा को। अब नेक्स्ट आता है सिस्टम यूनिट और नेक्स्ट आता है स्टोरेज कंपोनेंट। तो जो स्टोरेज कंपोनेंट है वो तो स्टोर करेगा डाटा का, वो प्रोसेस नहीं करेगा। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचता है, सिस्टम यूनिट। और सिस्टम यूनिट के बारे में हमने पढ़ा था कि ये क्या होता है, एक मेटल होता है, कंटेनर होता है मेटल का, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर मदरबोर्ड होता है। मदरबोर्ड के अंदर जो CPU जो होता है मेन है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोसेस करने वाली यूनिट, और जो भी होता रैम हो गया, स्टोरेज यूनिट हो गया हमारे पास, फिर उसके बाद पावर सप्लाई के लिए हो गया, रजिस्टर्स हो गए, ट्रांजिस्टर्स हो गए, जो भी जितना भी है वो सब कुछ मदरबोर्ड में होता है अटैच, मतलब सिस्टम यूनिट के अंदर होता है। और ये CPU जो है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होती है, ये भी मदरबोर्ड के ऊपर होती है लगी हुई, ठीक है, प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये क्या करती है, ये डाटा को प्रोसेस करते हैं हमारे पास, ठीक है। पर तो क्या मतलब हुआ कि सिस्टम यूनिट के अंदर जो चीज़ है वही डाटा को प्रोसेस करती है। तो इसमें से सबसे अप्रोप्रिएट जो है हमारे पास ऑप्शन, वो थर्ड ऑप्शन है, सिस्टम यूनिट, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया थर्ड इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर। इनमें से कौन से हैं जो रिस्पॉन्सिबल नहीं है कंप्यूटर की परफॉर्मेंस के लिए। फर्स्ट आ गया नंबर ऑफ कीज इन कीबोर्ड्स, फिर है नेक्स्ट फॉर्मेट ऑफ वीडियो एंड ग्राफिक वर्ड, फिर नेक्स्ट है मेमोरी इन वीडियो एंड ग्राफिक वर्ड, एंड क्लॉक स्पीड ऑफ द प्रोसेसर। जो स्पीड ऑफ द प्रोसेसर है वो परफॉर्मेंस के कंप्यूटर के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। मेमोरी इन वीडियो, मेमोरी जो होती है वो भी कंप्यूटर की परफॉर्मेंस के लिए इम्पोर्टेंट होती है, कि कितनी मेमोरी में कोई चीज़ स्टोर हो रही है, ज़्यादा मेमोरी लग रही है या कम मेमोरी लग रही है। कम मेमोरी लग रही है तो उसकी अच्छी परफॉर्मेंस होगी, ज़्यादा लग रही है तो उसकी लो परफॉर्मेंस होगी। नेक्स्ट है फॉर्मेट ऑफ वीडियो, वीडियो का जो फॉर्मेट होता है वो भी डिपेंड करता है परफॉर्मेंस पे, ठीक है। कुछ फॉर्मेट्स पे, वीडियो की परफॉर्मेंस पे जो होता है, परफॉर्मेंस जो होता है, कंप्यूटर स्पीड सही रहती है, अच्छा परफॉर्म करता है, कुछ पे ख़राब परफॉर्म करता है, ठीक है। तो ये भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। और नंबर ऑफ कीज़ इन कीबोर्ड, अब कीबोर्ड में कितनी कीज़ हैं, अब ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होता परफॉर्मेंस के साथ, इसका कोई लिंक नहीं है हमारे पास, ठीक है। कितने भी कीज़ हों कीबोर्ड में, हमें इससे परफॉर्मेंस पे कोई भी असर नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है नंबर ऑफ कीज़ इन कीबोर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये देखिए IBPS क्लरिकल में भी आया था 2017 में, मतलब ये वो क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ MCQs में, जो मैक्सिमम एंट्रेंसेस में और सब में आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है, और बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन डिवाइस इज एनी डिवाइस दैट प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन विच इज सेंट टू द CPU। कौन सी इनमें से डिवाइस है
जो प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन जो कि हम कंप्यूटर को सीपीयू को सेंड करते हैं। ठीक है, इनमें से कौन सी डिवाइस है? वो है, अगर हम देखें इनपुट डिवाइस के बारे में, इनपुट यूनिट के बारे में देखें तो ये क्या करती है? यूजर से डाटा लेती है और उसको किसको देती है? सेंड करती है सीपीयू को। तो ये इसका आंसर हो गया। और आउटपुट पे क्या करता है? आउटपुट ये सीपीयू से लेता है डाटा और किसको सेंड करता है? यूजर को सेंड करता है। और सीपीयू प्रोसेस करता है डाटा को और मेमोरी स्टोर करती है डाटा को। तो इसका सही से आंसर है इनपुट। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है विच ऑफ फॉलोइंग इंक्लूड्स एज ए इनपुट एज ए टाइप ऑफ इनपुट। इनमें से कौन सा जो है इनपुट का टाइप है? डाटा, जी इसके बारे में हमने पढ़ा है, हाँ जी है। प्रोग्राम, ये इनपुट है क्या? जी ये भी इनपुट है। कमांड्स इनपुट में लिया जाता है। यूज़र रिस्पॉन्सेज ये भी इनपुट में लिया जाता है। मतलब सारे इनपुट में लिए जा सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ अबव। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ अबव और दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंफॉर्मेशन दैट कम्स फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स एंड फेड इनटू द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड। किस क्या बोला जाता है उसे? जो इंफॉर्मेशन दैट कम्स फ्रॉम द एक्सटर्नल स्टोरेज एंड फेड इनटू द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, उसको क्या बोलते हैं हम? ऑप्शन इसमें आउटपुट यूनिट, इनपुट, थ्रूपुट, रिपोर्ट्स एंड प्रोसेसेस। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए आप क्या है। सो फर्स्ट है हमारे पास आउटपुट, इनपुट, ये सारे हैं। ठीक है, तो अब हमने कहाँ पे ये देखा था कि क्या होता है? ये एक्सटर्नल सोर्स से लिया इसने डाटा को और कहाँ डाल दिया? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पे। मतलब कि यूज़र वाला डाटा जो था वो कहाँ पे जा रहा है हमारे पास? यूज़र डाटा वो जा रहा है हमारे पास कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में, मतलब सीपीयू में जा रहा है। तो वो काम कौन करता था? वो करता था इनपुट। ठीक है, इनपुट यूनिट में हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास एक्सटर्नल सोर्स से जो डाटा आती है, इंफॉर्मेशन जो आती है, ठीक है, वो कहाँ पे जाता है? जैसे यूज़र है, इसने इंफॉर्मेशन दी, ये सबसे जाएगी सबसे पहले इनपुट यूनिट में। ठीक है, मान लीजिए कि ये हमारे पास इनपुट यूनिट है। ठीक है, यूज़र का डाटा जाएगा इनपुट यूनिट में और फिर वो इनपुट यूनिट क्या करेगी? उसको यूज़र के जो डाटा होगा हाई लेवल लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करेगी लो लेवल लैंग्वेज में और कहाँ सेंड कर देगी? सीपीयू पे सेंड कर देगी। ठीक है, तो वो क्या होता है? वो कौन काम करता है? ये इनपुट काम करता है। तो इसका सही आंसर होगा इनपुट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इनपुट यूनिट कन्वर्ट्स डाटा इन कंप्यूटर इन। जो इनपुट यूनिट होती है, जैसे ये था इनपुट यूनिट, हमने पहले डिस्कस किया था कि ये है इनपुट यूनिट। ठीक है, तो इस पे क्या आता है? डाटा आता है। डेटा कहाँ से आता है? यूज़र से आता है डाटा। ठीक है, डेटा किस लैंग्वेज में होता है? वो होता है हाई लेवल लैंग्वेज में। हाई लेवल लैंग्वेज में मतलब इंग्लिश में आता है डाटा, ठीक, इंग्लिश फॉर्मेट में है। ठीक है, वो जाएगा इनपुट यूनिट में, फिर इनपुट यूनिट क्या करेगा? इस हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करेगा। ठीक है, कन्वर्ट करेगा किस डाटा में? जो कि लो लेवल होगा, लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, जो कंप्यूटर को समझ में आती है। और कहाँ डाल देगा इसको? इसको डाल देगा ये सीपीयू में। ठीक है, सीपीयू में डाल देगा ये इसको। तो यहाँ यही पूछा है कि इनपुट यूनिट कन्वर्ट्स द डाटा इन कंप्यूटर, मतलब, और ये जो है ये कन्वर्ट करता है, इनपुट यूनिट कन्वर्ट करता है हाई लेवल को लो लेवल पे। ठीक है, और उसी लो लेवल को क्या लैंग्वेज बोलते हैं? जो कि कंप्यूटर की एक्सेप्टेबल लैंग्वेज होती है। ठीक है, तो इधर क्या आएगा हमारे पास आंसर? एक्सेप्टेबल। ठीक है, तो इनपुट यूनिट कन्वर्ट्स डाटा इन कंप्यूटर इन एक्सेप्टेबल लैंग्वेज, जो कंप्यूटर को समझ में आती है उसमें कन्वर्ट करती है इनपुट यूनिट। हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज पे कन्वर्ट करती है इनपुट यूनिट, और वो कैसी होती है? कंप्यूटर के एक्सेप्टेबल होती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सेप्टेबल। अब नेक्स्ट है हमारे पास
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। दिस यूनिट सेंड्स द प्रोसेस्ड रिजल्ट्स टू द यूज़र। ये सेंड करती है प्रोसेस्ड रिजल्ट्स टू द यूज़र। मतलब जो सीपीयू होता है हमारे पास, आपको पता है कि सीपीयू क्या करता है, सीपीयू के अंदर अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट होती है, वो प्रोसेस करती है डाटा को। ठीक है, डाटा को जब उसने प्रोसेस कर दिया तो जो वो रिजल्ट्स जो आया है ना, ये प्रोसेस करके रिजल्ट आया, ये कहाँ पे जाता है, ये रिजल्ट्स जो होता है ये कहाँ पे जाता है, ये जाता है हमारे पास आउटपुट यूनिट पे। ठीक है, फिर आउटपुट यूनिट इस रिजल्ट्स को किस में कन्वर्ट कर देती है, हाई लेवल लैंग्वेज में, क्योंकि ये लो लेवल लैंग्वेज में होता है ये रिजल्ट। इस रिजल्ट को हाई लेवल में कन्वर्ट करती है और किसको दे देती है, यूज़र को दे देती है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि वो कौन सी डिवाइस है जो प्रोसेस रिजल्ट्स को, ये जो है ये प्रोसेस रिजल्ट है, प्रोसेस्ड रिजल्ट्स को किसको दे देती है, यूज़र को दे देती है। तो वो डिवाइस है आउटपुट डिवाइस। तो इसका आंसर हो जाएगा आउटपुट। नेक्स्ट है आउटपुट यूनिट इंक्लूड्स। आउटपुट यूनिट क्या इंक्लूड करती है, फर्स्ट है प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर, ऑल ऑफ अबव। तो हाँ, आउटपुट यूनिट क्या होती है हमारे पास, जो हमें रिजल्ट प्रोवाइड, यूज़र को रिजल्ट्स प्रोवाइड करवाती है। तो रिजल्ट्स कहाँ पे प्रोवाइड होते हैं हमें यूज़र को, जैसे कंप्यूटर की स्क्रीन पे। ठीक है, स्क्रीन पे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, कंप्यूटर की स्क्रीन पे मिल सकते हैं, आपको प्रिंटेड डॉक्यूमेंट मिल सकता है। अगर आपको स्क्रीन पे मिलते हैं तो मतलब मॉनिटर आउटपुट यूनिट हो गया। ठीक है, आउटपुट यूनिट जो है वो मॉनिटर है डिस्प्ले के लिए। अगर अगर पेपर में ये आपको मिल रहा है तो प्रिंटर है। अगर आपको बैनर या पोस्टर, बड़े पोस्टर पे आपको रिजल्ट मिल रहा है तो वो क्या, कौन सा हो गया, प्लॉटर हो गया। तो मतलब इसका मतलब कि आउटपुट यूनिट जो है इन सब को इंक्लूड कर सकता है। रिजल्ट को शो करने के लिए इन तीनों को यूज़ किया जा सकता है, मॉनिटर को भी यूज़ किया जा सकता है, प्रिंटर को भी और प्लॉटर को भी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। दिस कंपोनेंट इज रिक्वायर्ड टू प्रोसेस डाटा इनटू इंफॉर्मेशन एंड कंसिस्ट ऑफ आईसीज। ठीक है, वो कौन सा कंपोनेंट है जो रिक्वायर्ड होता है प्रोसेस डाटा इनटू इंफॉर्मेशन, टू प्रोसेस डाटा, डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए कौन सी कंपोनेंट यूज़ होता है। तो आप सभी को पता है वो कौन सा होता है, सीपीयू। ठीक है, जो डाटा लेता है किससे, इनपुट यूनिट से लेता है डाटा, इनपुट यूनिट से डाटा लेगा सीपीयू। ठीक है, सीपीयू इनपुट यूनिट से डाटा लेगा और आउटपुट यूनिट जो होगा उसको क्या करेगा, रिजल्ट देगा, मतलब इंफॉर्मेशन देगा आउटपुट यूनिट को। ठीक है, तो वो कंपोनेंट होता है सीपीयू। तो ये इसके आंसर्स हैं, आप देख लीजिएगा एक बारी। ठीक है, अब और बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको अगली वीडियोस मिलती रहें। और अच्छे से तैयारी कीजिएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।